वेलकम टू अरिहंत। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से अगर कोई आवेश जो है रुका हुआ है यानी रेस्ट में है तो क्या करता है, यह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश गतिमान है, वो भी एक स्थिर वेग से चल रहा है, तो वह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। पर इसके साथ साथ अगर कोई चार्ज त्वरित है यानी अपना वेग बढ़ा रहा है या घटा रहा है, दोनों कंडीशन में वह क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करेगा। चलिए आइए देखते हैं इस पूरे चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ लिया है उसको क्या समझते हैं। कि अगर हमने तीन चीजें पढ़ी हैं अभी तक, पहला हमारा क्या है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी हमने ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट देख लिया था जिसमें क्या हो रहा था, किसी भी चालक में अगर धारा का प्रवाह हो रहा है उसके चारों तरफ क्या हो रहा था, हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। इसके अलावा फैराडे ने एक चीज समझाया था। फैराडे ने बोला कि अगर किसी भी इस तरह से बंद लूप में अगर हमारे पास इसमें चुंबकीय फ्लक्स टाइम के साथ बदलेगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक वैद्युत धारा भी उत्पन्न होगी। तो फैराडे ने बताया। बट अब आइए बात करते हैं आगे, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन करंट। फैराडे ने विस्थापन करंट के बारे में भी बताया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एम्पियर का जो नियम था, एक मान लेते हैं हमें यहाँ पे एक धारा आई बह रही है, हमें यहाँ पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एम्पियर का लूप लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वजह से धारा किधर बहेगी, इधर बहेगी। हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dl। अब क्या करेंगे, हमें पता है जो हमारा एम्पियर लाया वो है B.dl इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई, जिसके अंदर जो धारा बह रही आई, ये हमारा होता है एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर का जो है चुंबकीय नियम भी बोलते हैं इसको। अब देखिएगा, अब हमारे पास एक सर्किट है जिसमें क्या हो रहा है, यहां देखिए इस तरह का हमारे पास सर्किट है। इस सर्किट को मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहां देखें हमारे पास क्या है, अभी तक ये तो हमारा क्या हो गया, एम्पियर का, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। धारा का मान एवं उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में निम्नलिखित सूत्र है, जिसको एम्पियर ने बताया था। अब इसके बाद कहानी बदली, कहानी ऐसी हो गई कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और हमारे पास एक बैटरी है, यानी ये हमारा प्रतिरोध हो गया, ये हमारे पास एक बैटरी हो गई। यहाँ पे मान लेते 20 वोल्ट की बैटरी है। अब इसमें जो धारा बह रही है तार में, उसको बोलते हैं चालन धारा। क्या बोलते हैं, चालन धारा। बट इसमें जो करंट फ्लो होगा, इसमें कैसे फ्लो होगा, यहाँ तो कोई तार है नहीं, बट यहाँ भी धारा बहती है, तो इसका मतलब बीच में भी धारा बहती होगी। यही फैराडे ने बोला। फैराडे ने बोला कि जिसमें जो हमारे पास चालक में जो धारा बह रही है उसको बोलते हैं चालन धारा। बट इन दोनों संधारित्र के बीच में जो धारा का प्रवाह होता है, इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि पहले यहाँ पे जब टाइम धीरे धीरे बढ़ाएंगे t=0 पे, यहाँ पे कोई भी चार्ज आवेश नहीं रहेगा इन दोनों प्लेट पे। कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ आवेश आ जाएगा, इसमें कुछ आवेश आ जाएगा Q और -Q। इस टाइम पे जो यहाँ पे इसके इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना होगा, Q/A∈0। पर टाइम बढ़ेगा तो आवेश बढ़ेगा और वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। तो यानी इनके बीच अगर वैद्युत क्षेत्र हमारा चेंज हो रहा है समय के साथ, तो वैद्युत क्षेत्र के चेंज होने की वजह से जो धारा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं ID, यानी हमारा क्या, विस्थापन करंट। और ID और IC दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जो हमारा इसमें चालन करंट है और जो इसमें विस्थापन करंट है, दोनों बराबर होंगे। पर इनके बीच जो धारा का प्रवाह होता है उसके पीछे का रीजन क्या है कि ये जो यहाँ पे आवेश समय के साथ बढ़ रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा E में परिवर्तन हो रहा है, यानी वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। अब यहां देख लेते हैं एक बार, मैक्सवेल के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जिसमें धारा बहती है उसकी वजह से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बल्कि परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी उनके बीच हमने कहा ना कि हुआ क्या, पहले तो
जिसके जो है फैराडे ने यहाँ पे एक कंपास लाया, चुंबकीय सुई यहाँ पे विक्षेपण हुआ उसमें, मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पाया गया। पर जब इन्होंने यहाँ पे लाया तब भी यहाँ इनके बीच में भी वहां भी इसमें क्या हुआ, विक्षेपण पाया गया। इसका मतलब यहाँ भी कोई धारा बह रही है। उस धारा का कारण क्या है, वहां पे जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र का परिवर्तन हो रहा है, इसी कारण से वहां पे क्या हो रहा है कि एक धारा उत्पन्न हो रही है। उस धारा को बोला गया आईडी यानी विस्थापन करंट। और ये जो विस्थापन करंट होता है वो बराबर होता है आईडी हमारा होता है, ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी। ये हमारा होता है विस्थापन करंट। हमारा ये पता ही हमारा क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ये हमारा क्या है कि विद्युत फ्लक्स हो गया, हमारा डीटी टाइम हो गया। अब क्या हुआ, अब जो इनका एम्पियर का संशोधित नियम हो गया वो क्या हो गया, अब जो हमारा बी डॉट डी एल है ना बराबर होगा म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। क्यों, देखो अगर मैं इस धारा में अगर यहां तक बात करूं, ये हमारे पास रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हो गया, बैटरी हो गई, ये हमारा हो गया। यहां अगर आप लगाएंगे तो क्या आएगा, सिर्फ आईसी होगा, आईडी क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। पर अगर यहाँ पे एम्पियर नियम लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, आईसी 0 होगा पर आईडी होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का मतलब यहाँ पे धारा होगी। तो अब जो संशोधित नियम हो गया क्या हो गया, म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी। ये हमारा हो गया एम्पियर का संशोधित नियम। संशोधित कौन किया, फैराडे ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अच्छा हाँ, मैक्सवेल का जो समीकरण है उसको समझते हैं। मैक्सवेल ने सबके लिए एक समीकरण दिया। पहले तो मैक्सवेल ने क्या किया, ये हमें याद है ना, ये हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, जो ई डॉट डी एस होता है, याद करिए ई डॉट डी ए। चलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, डी ए, ये बराबर क्या होता है, क्यू इन, यानी उस बंद क्षेत्रफल में कितना आवेश रखा गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही था ना हमारा नियम। तो मैक्सवेल ने क्या क्या किया है, एक एक करके देख लेते हैं। मैक्सवेल ने विद्युत एवं चुंबकीय के सभी नियम को गणितीय सूत्र में लिखकर उन्होंने क्या किया, सभी जो नियम थे हमारे पास उनके क्या किए, गणितीय सूत्र बनाया, 4 समीकरण प्राप्त किए। ये समीकरण विद्युत चुंबकत्व के सभी आधारभूत नियम तथा एक प्रकार से क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र पर प्रभाव की व्याख्या करते हैं। यह समीकरण मैक्सवेल का समीकरण कहलाता है। मैक्सवेल के समीकरण निम्न है। पहला हमारा क्या है, देखिए, अब विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का प्रमेय जो है वो ये हमारा होता है क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कुल जो हमारे पास उसके अंदर आवेश है, यानी बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश होता है, कुल का सम, ये होता है ना क्यू इन, मतलब अंदर कितना आवेश है, अपान एप्सिलॉन नॉट। यह मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहलाती है। यह स्थिर व गतिमान दोनों प्रकार के आवेशों के लिए सत्य है। आप बात करते हैं दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का प्रमेय। अब देखिए गॉस का प्रमेय, इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का प्रमेय दिया, जबकि हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या है, एम्पियर का नियम है, और एम्पियर के नियम को उन्होंने संशोधित किया। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर हम बात करें एक चुंबकीय, हमारे पास एक यहाँ पे एक चुंबक है। अब यहाँ से हमेशा देखिए चुंबकीय जो है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो हमेशा क्या बनाता है, बंद पृष्ठ बनाता है। हमेशा क्या बनाता है, बंद पृष्ठ बनाता है। तो अगर मैं बात करूँ, कोई भी आप एरिया लोगे, कोई भी एरिया आप लोगे यहाँ पे, उसके अंदर अगर मैं एक एरिया लेता हूँ, चलिए इसको बैक करते हैं, कोई भी आप अगर एरिया लोगे, इसमें जितना चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रही है उतना ही बाहर निकलेंगे, जितना अंदर जा रही है उतना ही बाहर निकलेंगे। अंदर वाला फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक, जो अंदर जा रहा है फ्लक्स हमारा ऋणात्मक होता है, जो बाहर जाता है क्या होता है, धनात्मक होता है। दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कुल फ्लक्स 0 होगा। इसलिए इसको क्या लिखा गया, अगर हमारे पास हमारा क्या है, ये हमारा एक लूप है, एक एरिया है, इसमें अगर मैं बात करूं बी डॉट डी ए, तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसके अंदर कुल फ्लक्स क्या होगा, हमेशा 0 होगा, क्योंकि जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल रही है। इसका मतलब कुल फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो जो फैराडे ने दूसरा नियम दिया वो दिया बी डॉट डी ए इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए उन्होंने क्या लिखा है, जहां उन्होंने बोला कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का प्रमेय वैद्युत क्षेत्र के समान ही है, ही चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का प्रमेय लिख सकते हैं, परंतु चूंकि स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव नहीं पाए जाते, जबकि स्वतंत्र रूप से पॉजिटिव और निगेटिव
आवेश पाए जाते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव प्राप्त नहीं होते, अर्थात चुंबक सदैव द्विध्रुव के रूप में पाया जाता है। अतः किसी बंद पृष्ठ से कुल चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य का योग हमेशा शून्य होगा, क्योंकि जितना चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी उतनी जाएंगी। चलिए, तीसरा नियम क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। वैद्युत प्रेरण के लिए फैराडे का द्वितीय नियम के अनुसार, देखिए ये तो नियम हमने देख लिया पहले भी। हमारा क्या था? फैराडे ने बोला था कि जो हमारा वैद्युत वाहक बल होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल हो, बराबर होगा माइनस डी फाई बाई डी टी। यानी जितना हमारा फ्लक्स चेंज होगा, चुंबकीय फ्लक्स, उसके बराबर होता है। अब इसको अलग अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे कि उन्होंने क्या लिखा, इसको लिखा माइनस डी फाइव का क्या लिख सकते हैं? बी इंटू ए लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, या बी डॉट ए लिखो, बी डॉट ए लिख दो। तो इसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। अगर मैं छोटे की बात करूँ, डी यूज करेंगे, हमारा ये हमारा हो गया। अब इसको इस तरीके से लिख दिया गया, तो हमारे पास एक और अलग तरीके से एक फार्मूला आ गया इसको लिखने का। अब देखिए, इसको आगे भी अलग तरीके से बना दिया गया। तो मैं इस सारी चीज़ों को एक बार में प्रूव कर दे रहा हूँ। हमारे पास क्या था? देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये जो हमारे पास विद्युत वाहक बल आता है वो बराबर आता है माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस बी इंटू डी ए बाई डी टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा ए क्या है? विद्युत वाहक बल होता है। अगर मैं बात करूं विद्युत वाहक बल की बात करता हूं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ई इंटू डी एल लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। हमारा क्या हो जाएगा? माइनस बी इंटू डी ए बाई डी टी। ऐसा क्यों लिख सकते हैं आप बताइए ना। तो यहां देखिएगा, अगर हमारे पास विद्युत वाहक बल क्या है? एक विभव ही तो है, विभवांतर। यानी अगर मैं बात करूं, विभवांतर ही तो है दो बिंदुओं के बीच का। तो वही तो था हमारा। वो हमारा क्या होता है? बी इक्वल टू क्या होता है? ई होता है। तो बी क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल हो जाएगा ई इंटू एल। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल को हमने इस तरीके से दिखाया है, इस तरीके से। इसको एक्चुअली बी ही है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको एक अलग तरीके से लिख सकते हैं क्या? ई डॉट डी एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस डी बाई डी टी। ये हमारा क्या है? तुम्हारा वही फ्लक्स है ना। कौन सा फ्लक्स है? चुंबकीय फ्लक्स है। ये आपस में इनके बीच का रिलेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। मैक्सवेल का जो चौथा नियम है वो क्या है? वही यही है जो हमने अभी देखा था कि इसी को बोला जाता है कि एम्पियर का संशोधित नियम। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, एक हमारे पास बैटरी है। अगर मैं इस तरह कोई लूप लूं, इस तरह का एक लूप लूं, इसके लिए जो हमारा बी डॉट डी एल होगा ना, एम्पियर का नियम, उसको मैक्सवेल ने संशोधित किया, क्योंकि इसमें यहाँ में सिर्फ आईसी बह रहा है, चालन करंट। इसमें आईडी क्या है? जीरो है, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको लिखा म्यू नॉट आईसी, पर क्योंकि यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ भी क्या होगा? धारा होगी। इसको बोला गया आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी विस्थापन धारा। इसको क्या लिखा गया? बी डॉट डी एल इक्वल टू हमारे पास हो गया म्यू नॉट आईसी को ऐसे रहने देते हैं। आईडी क्या लिख सकते हैं? आईडी को हमारे पास एक अभी तो हमने देखा था, आईडी हमारा क्या होता है? आईडी तो हमारा होता है आप फैलेट नॉट डी बाई डी टी इंटू ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग आईडी लिख दे रहे हैं। यही हमारा क्या है? एम्पियर का चौथा नियम, इसको बोलते हैं, सॉरी, फैराडे का चौथा नियम। इसी को बोलते हैं संशोधित किया गया नियम। किसका? इसका एम्पियर का संशोधित नियम। कौन संशोधित किया? फैराडे ने किया। पर इसको संशोधित किया फैराडे ने, इसलिए इसको बोला जाता है फैराडे का चौथा नियम। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अब यहां समझिए, मैक्सवेल ने बोला कि अगर कोई आवेश त्वरित है या मंदित है, दोनों कंडीशन में क्या होगा? वह वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। तो अगर हमारे पास, यहां पे मैं आपको एक कुछ चीजें बता दे रहा हूं। यहां पे हमारे पास, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करता हूं। अगर इस दिशा में प्रकाश का संचरण हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास अगर इस दिशा में क्या हो रहा है? विद्युत तरंगे हैं, और इस दिशा में चुंबकीय तरंगे हैं। तो क्या होगा?
इस दिशा में अगर प्रकाश का संचरण हो रहा है तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि किस तरीके का यहाँ पे जो हमारे पास तरंगे उत्पन्न होंगी। आइए देखते हैं कि करके। यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं इस दिशा में प्रकाश गति कर रहा है, तो क्या होगा, ऐसे हमारा उत्पन्न होगा वैद्युत तरंगे। देखिएगा यहाँ पे इस तरह से हमारा क्या होगा, वैद्युत तरंगे उत्पन्न होंगे। यहाँ पे मैं इसको बना दे रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास वैद्युत तरंगे उत्पन्न होंगी और इसके ही लंबवत क्या होगी हमारी, इसके लंबवत हमारी चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होंगी। ऐसे इस तरह से हमारे पास चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होंगी। और इधर भी तो हमारा एक क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा चुंबकीय तरंगे हो गया, वो हमारा क्या हो गया, वैद्युत तरंगे। इस तरीके के से गतिमान होते हैं। और ध्यान रखने वाली बात है, जो इसकी गति जिस दिशा में है, यानी वेग क्या होगा, वो वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा, लंबवत होगा, और यही क्या होगा, लंबवत होगा चुंबकीय क्षेत्र के। यानी तीनों आपस में लंबवत होते हैं एक दूसरे के। और जो v की दिशा होती है, जो दिशा होती है ना, इसकी दिशा हम लोग कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं e की जो दिशा है और जो b की दिशा है, इनका क्या करते हैं, सदिश गुणनफल के बराबर। यानी देखिए यहाँ पे e इधर है, b इधर है, e क्रॉस b क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, नहीं, गति की दिशा इधर होगी। चलिए, उन्होंने क्या बोला, एक बार बोल दे रहा हूं। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में परिवर्तित विद्युत धारा उत्पन्न हो, यानी जो हमारा आवेश हो ना, उसका क्या हो, मंदन हो या त्वरण हो, तभी तुम्हारी क्या होगी, धारा कम और ज्यादा होगी। तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के लंबवत तथा होता है। इस स्थिति में परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में संचरित होता है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, इन तरंगों को ही वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। पहला पॉइंट हमारा है कि जो हमारे पास चुंबकीय तरंगे हैं का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा प्रकाश भी है ना, वो भी क्या है, एक तरह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है हमारा। और जो हमारा यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ना, उसके जो चाल होते हैं ना, वो प्रकाश के चाल की बराबर होती है। यानी अगर मैं निर्वात में बात करूँ, इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देखिए, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जो उनका वेग का फार्मूला है निर्वात में, हमारा वेग होता है 1/μ0ε0। याद करिए, ये हमारा μ0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, सॉरी ε0, और μ0 यानी μ0 क्या होता है हमारा, ये तो हमारा हो गया निर्वात की विद्युतशीलता ना, निर्वात की विद्युतशीलता। और ये हमारा क्या होगा, निर्वात की चुंबकीयशीलता। ये हमारा क्या हो गया, निर्वात की चुंबकीयशीलता। ये हमारा क्या हो गया, विद्युतशीलता। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। इन तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश समान कला में होते हैं। तो ये क्या है, सदिश समान कला में होते हैं, परंतु परस्पर लंबवत दोलन करते हैं। इसके बीच जो कालांतर होता है क्या होता है, π/2 यानी 90 डिग्री का होता है। यानी अगर मैं बात करूं, उनके बीच जो कोण भी होता है, अगर हमारे पास इधर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर हमारे इधर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या होगा, इसके लंबवत होगा। और जो हमारा वेग, जो हमारा इस दिशा में उसकी चाल होगी तरंग की, v × b। देखो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का इधर है ना, इस तरह से, और दिखाया ऐसे जाएगा। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, इसकी जो दिशा होगी, वेग की जो दिशा होगी, वो दिशा होगी
इनके सदिश गुणनफल के बराबर। एकांक सदिश किसका? वैद्युत क्षेत्र का। और एकांक सदिश क्या? चुंबकीय क्षेत्र के जो सदिश गुणनफल है, जो उसकी दिशा आएगी वही आएगी दिशा क्या? वेग की दिशा। आइए बात करते हैं बी और एच क्या है? परस्पर लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। आपस में तीनों क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। यानी इन तीनों में क्या होता है? आपस में कितना कोण होता है? 90 डिग्री का। आपस में तीनों क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। अगला हमारा है विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग होता है। फलतः यह तरंगे जिस पृष्ठ पर आपतित होती हैं उस पर विकिरण दाब डालती हैं। अभी हम आगे चल के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारा अपना चैप्टर है, उसमें इस बारे में दिया गया है कितना रेडिएशन प्रेशर होता है, यानी जो चुंबकीय तरंगों का कितना दाब होता है, वहाँ पे हम लोग चल के पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, बात करते हैं। और भी इनके गुण हैं। क्या है? ये तरंगे आवेश को त्वरित गति से उत्पन्न होती हैं। हमने पहले ही बताया था, त्वरित या मंदित दोनों में क्या होता है? ये उत्पन्न होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित तरंग क्या होंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगे। इन तरंगों का स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य का मान 0 से अनंत तक होता है। जो हमारे चुंबकीय तरंगे हैं उनका मान 0 से लेकर अनंत तक हमारा इसका तरंग दैर्ध्य की जो है मान होता है। जैसे क्या होता है, हमें पता है कि जो हमारे पास ऐसी भी तरंग दैर्ध्य हैं जो हमें दिखती हैं, कितने से दिखती हैं? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, हमें क्या होती है? हमारी आंखें देख पाती हैं उनको। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब बात करते हैं इन तरंगों से का जो स्पेक्ट्रम होता है वो 0 से अनंत तक का जो है तरंग दैर्ध्य देता है। बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा उत्पन्न प्रकाशिक प्रभाव केवल उसके वैद्युत क्षेत्र सदिश ई के द्वारा उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, यानी जो भी हमें दिखाई देता है वो वैद्युत चुंबकीय जो तरंग का वैद्युत क्षेत्र वाला है उसी की वजह से दिखाई देती है, ना कि चुंबकीय क्षेत्र वालों की वजह से। चलिए आगे बात करते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र सदिश को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइटिंग वेक्टर, लाइट वेक्टर बोलते हैं, यानी प्रकाशिक वेक्टर। इन तरंगों में अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण आदि की घटनाएं होती हैं। आइए बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के महत्तम मान। अगर मान लेते हैं महत्तम मान का मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पे ये इस दिशा में हमारा क्या हो रहा है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे गति कर रही हैं। यहां हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र, इधर हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान है इसको बोलते हैं ई नॉट। और इधर हमारा हो गया क्या? इधर हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र बी। अब जो इधर होगा ना, अब क्या होगा? ए ऐसे गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से। जो इसका अधिकतम मान होता होगा बी नॉट। तो जो हमारा प्रकाश का वेग होगा ना सी, वो बराबर होगा ई नॉट और बी नॉट के रेशियो के, इसके अनुपात के बराबर होगा। आइए बात करते हैं अगला हमारा। यदि समतल वैद्युत चुंबकीय तरंगे एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रही हैं तथा वैद्युत क्षेत्र सदिश वाई अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश जेड के अनुदिश होगा, तब वैद्युत क्षेत्र E = A। देखिए हमारा जो है यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे एक हमें ये दिया गया है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं, कंडीशन लेते हैं कि इस समतल में वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हो? एक्स अक्ष में गति कर रही हूँ। हमारा एक्स अक्ष में क्या हो रहा है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे गति कर रही हैं तथा वैद्युत क्षेत्र सदिश वाई में, जो हमने दिखाया है वाई में गति कर रही है। वैद्युत क्षेत्र सदिश क्या? वाई में गति कर रहा है। और जेड में क्या? चुंबकीय, यानी बी हमारा। तो जो हमारा ई होगा ना, जो इसका इक्वेशन होगा ना, इसका जो समीकरण होगा वेव का, इन तरंग का जो हमारा समीकरण होगा ई नॉट यानी अधिकतम वैल्यू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और जो हमारा बी का होगा, बी का क्या हो जाएगा? इस तरीके से बी इक्वल टू हो जाएगा आपका बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, पर किधर? के कैप की तरफ। और हमारा क्या होगा? हमारा जे कैप की तरफ। इस तरह हमारा इसका तरंग का समीकरण होगा। आइए बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। यह देखें अब यह एक उदाहरण है, देख लेते हैं। कह रहा है कि एक समतल चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति क्या दिया है? हमारी फ्रीक्वेंसी दिया है क्या? दिस इज द इक्वल टू
इसको मैं एफ से लिख रहा हूँ, 2.0 10 की पावर क्या 12 हर्ट्ज दिया है। इसको हम लोग कई बार न्यूज से भी लिखते हैं, ठीक है ना। कह रहा इसमें वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम मान, वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान है वो कितना, ई नॉट है 10 की पावर -4 वोल्ट पर मीटर है। इसके चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अब हमें बता रहा है, कह रहा है इसका चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान क्या होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ देखिएगा, हमारे पास हमें पता है कि जो हमारा सी होता है ई नॉट अपान बी नॉट। अब जो सी की वैल्यू होती है क्या होती है, 3 × 10 की पावर 8, यानी प्रकाश की चाल कितनी होती है, ई हमारा दिया 10 की पावर -4, बी कितना हो जाएगा बी नॉट। तो यहाँ से बी नॉट जो आएगा वो आ जाएगा 10 की पावर -4 अपान क्या 3 × 10 की पावर 8 नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -12/3, इतना हमारा आ जाएगा जो है टेस्ला में आएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र की अधिकतम मान। वही इसी को सॉल्व करके इस तरीके से लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। एक और क्वेश्चन दिया गया है इसमें बोल रहा है कि अगर हमारे पास 40 मेगाहर्ट्ज यानी 40 मेगाहर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी दिया कितना 40 मेगा, मतलब हमारे पास हो गया 40 10 की पावर 6 हर्ट्ज। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी हुआ है 4 10 की पावर 7 हर्ट्ज। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है एक विद्युत चुंबकीय तरंग मुक्त अवस्था में x दिशा में गतिमान है। x दिशा में क्या हो रहा है, गतिमान है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि तरंग का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए तरंग दैर्घ्य क्या होता है हमारा, जो हमारा तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है c बाई फ्रीक्वेंसी, यानी हमारा जो है आवृत्ति, प्रकाश की चाल बटा आवृत्ति, 3 10 की पावर 8, आवृत्ति कितना दिया 4 10 की पावर 7, तो यहाँ से हो जाएगा 30/4, तो हमारा हो जाएगा 428.5 मीटर। ये हमारा क्या होगा, वेवलेंथ आ गया 7.5 मीटर। अब इस तरीके से दूसरा पूछ रहा है कि किसी क्षण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का महत्तम मान है वो क्या है, इतना है न्यूटन पर कूलम, तथा y अक्ष के अंदिश है। इस स्थिति तथा क्षण पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पे ई नॉट दिया गया है हमें, देखिए यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि जो हमारा बी नॉट भी निकाल सकते हैं, बी नॉट भी हमारा आ गया। हमने क्या कहा चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमारा कितना आ जाएगा, हमें पता है, ये भी एक क्वेश्चन किए भी थे हम लोग, सी इक्वल टू क्या होता है ई नॉट बाई बी नॉट। ये हमें गिवन है, हमें पता रहता है, हमें बी नॉट आ गया। अब दिशा की बात करा कर, अगर एक्स एक्सिस में हमारा गति कर रहा है, जो हमारी तरंग है वो एक्स एक्सिस में गति कर रही है, वाई में क्या दिया है वैद्युत क्षेत्र दिया है। सिंपल सी बात है, जेड में क्या होगा हमारा चुंबकीय, क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं लंबवत होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। यहाँ पे देखिए अब हम बहुत सारी जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो इन्फॉर्मेटिव है, यानी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड ही है। एक एक करके देख लेते हैं। न्यूटन ने बताया कि सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से बैंगनी रंग तक विभिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं। इस स्पेक्ट्रम को दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि हमें दिखाई देता है इसलिए बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। हमें हर एक वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य नहीं दिखता है, हमें एक लिमिटेड है, यानी 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच अगर हमारे पास तरंग दैर्घ्य है कि प्रकाश हमारे आंखों पर पड़ रही है, वही हमें दिखाई देगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे दृश्य स्पेक्ट्रम का लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी होती है और इसका मान लगभग 8 10 की पावर -7 यानी 8000 एंगस्ट्रॉम, अगर इसको लिख सकते हैं 8000 एंगस्ट्रॉम। और हमारा जो बैगनी कलर का होता है वो सबसे कम होता है, वो हमारा होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, मतलब दृश्य में जो हमें दिखती हैं। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम लाल रंग से ऊपर तथा बैगनी रंग के नीचे भी फैला होता है, जिसे अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लाल रंग के ऊपर वाले भाग को अवरक्त स्पेक्ट्रम, लाल रंग के ऊपर वाले भाग यानी लाल रंग से जो और बड़ा हमारे पास, लाल रंग से बड़ा जो तरंग दैर्घ्य वाला हमारे पास प्रकाश है उसको हम लोग बोलते हैं अवरक्त स्पेक्ट्रम, तथा बैगनी रंग के नीचे छोटी तरंग दैर्घ्य वाले भाग को क्या बोलते हैं परा बैगनी स्पेक्ट्रम, यानी अल्ट्रावायलेट, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है हमारी स्किन के लिए, एक कैंसर वगैरह जो है हमारी स्किन में जो है उत्पन्न कर देती है। अब बात करते हैं इसके बाद में एक्स किरण, वाई किरण तथा रेडियो तरंगों की खोज हुई। उपरोक्त सभी विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण ही होते हैं। सभी जो हमारे पास विकिरण है क्या है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण ही है। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो है एक आपको ग्राफ के हिसाब से बता दिया गया है कहाँ से कहाँ तक हमारे पास कौन कौन से हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पराबैंगनी हो गई, ठीक है ना, एक्स किरण हो गई,
एक्स किरण में क्या होगा कि एक्स किरण का जो होता है 10 की घात माइनस 10 यानी 1 एंगस्ट्रॉम का अगर कोई प्रकाश है तो किस में आएगा, हमारा एक्सरे में आएगा। उससे अगर और छोटा हमारे पास तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है तो हमारा गामा में आएगा। अगर एक्सरे से बड़ा आ रहा है 10 की पावर -8 के आसपास आ रहा है तो पराबैंगनी होगा। तो ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद अवरक्त, माइक्रोवेव और ए। जो हमारा दिश तरंग है ना, वो दिश तरंग कहाँ से कहाँ तक आती है बता दे रहा हूँ। ये आती है हमारा इधर हमारे पास 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम का जो प्रकाश का किरण है वो हमारा आता है किसमें, दिश उसमें आता है, दिश प्रकाश में आता है। आइए बात करते हैं रेडियो तरंगे। अब जो हमारा रेडियो तरंगे होती हैं इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। रेडियो तरंगों का उत्सर्जन आवेशित कणों के दोलन के कारण होता है। इसका आवृत्ति 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज तक परिवर्तित होता है। उपयोग क्या है, अब देखिए जो हमारे रेडियो तरंगे, एक बार मैं ना इन सब सारी चीज़ों को एक बार ऐसे करके बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला होता है, पहले हमारा आता है रेडियो वेव। रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है। फिर हमारा आता है माइक्रोवेव, यानी उससे जो कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है उसको बोलते हैं माइक्रोवेव। उसके बाद क्या आता है हमारा इंफ्रारेड। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो इंफ्रारेड होता है इसको हम लोग बोलते हैं अवरक्त जो है किरण, वो हमारा आता है। इसके बाद इसका वेवलेंथ क्या होता है, इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो इससे माइक्रोवेव से छोटा होता है। फिर आता है हमारा दृश्य प्रकाश यानी विजुअल रीजन। इसका होता है कितना, इसका हमारा होता है 8000 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक होता है 4000। इसके बाद हमारा आता है अल्ट्रावायलेट, फिर हमारा आता है एक्सरे, फिर हमारा आता है गामा रे। सबसे कम वेवलेंथ गामा रे का होता है, उसके बाद एक्सरे का, उसके बाद हमारा अल्ट्रावायलेट का, फिर विजुअल रीजन। पर सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला कौन सा होता है, हमारा रेडियो वेव। इसका काम क्या है, रेडियो तरंगों का निम्न उपयोग है। आयाम मंडलन से में 530 किलो हर्ट्ज से 1710 किलो हर्ट्ज का तरंगों का उपयोग करते हैं। इनका उपयोग पृथ्वी की सतह पर संचरण के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे पास मैं बात करूँ पृथ्वी की सतह पे संचरण के लिए, मतलब हमारे पास बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज हैं जिसका उपयोग करते हैं, इस जो है रेडियो वेव का उपयोग करते हैं। जैसे टीवी देखने के लिए, मोबाइल फ़ोन, इन सब चीज़ों को यूज करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, रेडियो वेव ही यूज करते हैं। टीवी में 50 मेगा हर्ट्ज से 890 मेगा हर्ट्ज की तरंगों का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति जो है मॉड्यूलेशन में 80 मेगा हर्ट्ज से 108 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगे का उपयोग करते हैं। अति उच्च आवृत्ति अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF तरंगों का उपयोग सेलुलर फोन में किया जाता है। ठीक है ना, सेलुलर फोन मतलब जो हम लोग मोबाइल है। अब बात करते हैं माइक्रो तरंगों का या सूक्ष्म तरंगे। माइक्रो तरंगे या सूक्ष्म तरंगे, इन तरंगों का उत्सर्जन निर्वात नालियों द्वारा किया जाता है। इसकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, गीगा मतलब बहुत ज़्यादा, तक परिवर्तित होती हैं। उपयोग क्या है, सूक्ष्म तरंगों में के निम्न उपयोग हैं। वायुयान का क्या करते हैं, नेविगेशन के लिए, रडार में, माइक्रोवेव ओवन के लिए भोजन पकाने में, परमाणु और परमाणुओं की संरचना के अध्ययन में, वाहनों और क्रिकेट की गेंद की चाल ज्ञात करने में। चलिए अब बात करते हैं अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड वेव। तो ये सब क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन ही है, हम इंफॉर्मेशन ही एक तरह से पढ़ रहे हैं। अब देखिए इनको हमें जानना भी है। इसकी खोज हार्सल नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ये तरंगे उसमें तरंगे भी कहलाती हैं। अब देखिए क्या है, यह तरंगे तप्त वस्तु तथा अणुओं से विकिरण के रूप में उत्पन्न होती हैं। भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। इसकी आवृत्ति 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज के परास में होती हैं। उपयोग क्या है, अब देखिए उपयोग क्या है। चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। सेना में उपयोग आने वाले उपकरण में किया जाता है। मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, फलों को सुखाने में, सौर हीटर, सौर सेल तथा कुकर में। आइए बात करते हैं अगला हमारा आर्टिकल। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो दृश्य किरणें है। तो देखिए दृश्य किरणें क्या है, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। और जिसका जो तरंग दैर्ध्य है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच